मेरा नाम पिंकी है। मेरा अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उठ नहीं पाऊंगी। बेरहमों ने कीमत से कई ज़्यादा वसूल लिया था मुझसे। मैं तो एक के साथ आई थी, पर उसने एक और साथी को बुला लिया था। फिर वे दोनों टूट पड़े थे मुझ पर जानवरों की तरह। मैं दर्द से कराहती रही, पर उन लोगों ने तभी छोड़ा जब उनकी हसरत पूरी हो गई। मैंने दूसरे आदमी को माना भी किया था, पर नोट फेंककर मुझे मजबूर कर दिया गया था। एक कम वक्त नोट भी कितना मजबूर कर देते हैं। जहाँ मैं लाश की तरह पड़ी थी, वह एक खंडहर नुमा घर था जो शहर से अलग था। मैं किसी तरह उठी। मैंने अपने साड़ी को ठीक किया और ग्राहकों को फेंके 100-100 रुपए के नोटों को ब्लाउज में रखकर खंडहर से बाहर निकल आई। वह सुनसान इलाका था, पर पगडंडी के रास्ते कुछ लोग जा रहे थे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। अब समस्या थी कि घर जाए तो कैसे। मैं ग्राहक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई थी। अपनी बूढ़ी माँ की चिंता थी। बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जाऊंगी तब खाना बनेगा, हम दोनों खाएंगे। मेरे पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। मैं क्या करती, शौक से तो नहीं आई थी इस धंधे में। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी के वजह से मुझे 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मेरी माँ रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाकर फल बेचा करती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार से सब्जी लाना और किराने की दुकान से सामान लाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। साइकिल पकड़ती निकल पड़ती। लोग मुझे लड़की नहीं लड़का कहते थे। एक दिन मुझे सब्जी बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल से आ रही थी कि मोड़ के पास अचानक एक मोटरसाइकिल से टकरा कर गिर गई। मोटरसाइकिल वाला एक खूबसूरत नौजवान था। उसके बाल घुंघराले थे। उसने आंखों पर धूप की रंगीन चश्मा पहन रखा था। उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और हमको उठाने लगा और बोला, माफ करना, मेरी वजह से आप गिर गई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही अचानक साइकिल को मोड़ दी थी। मैं बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं उठकर साइकिल उठाने को हुई, पर उसने नौजवान ने खुद साइकिल उठाकर खड़ी कर दी और नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और स्टार्ट करके मुझे बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? पिंकी। और आपका? नवीन। अच्छा, चलता हूँ। इस घटना के 6 दिन बाद फिर हम दोनों की सब्जी बाजार में मुलाकात हो गई। अरे पिंकी, आप नवीन सब्जी ले रही हो? मैंने कहा, मैं तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन सब्जी खरीदने आती हूँ। आप भी आते हैं? नहीं, सच कहूँ तो यह सोचकर आया था कि शायद आपसे फिर मुलाकात हो जाए। यह कहकर मुस्कुराने लगा। अगर आप बुरा न माने तो क्या मेरे साथ चाय पी सकती है? मैंने कहा, चाय तो पीऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे घर आइए, वहीं पिएंगे। यह कहकर मैंने उसे अपने घर का पता दे दिया। मैंने आज सुबह से नवीन का इंतजार कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि नवीन जरूर आएगा। मैं घर पर अकेली थी। मेरी माँ ठेला ले जा चुकी थी। तभी मोटरसाइकिल की रुकने की आवाज आई। मैंने दौड़कर बाहर आ गई। नवीन को देखकर मेरा मन खुल उठा। आइए, आइए ना। नवीन ने मेरी झोपड़ी जैसी कच्चे मकान को गौर से देखा और भीतर दाखिल हो गया। मैंने बैठने के लिए लकड़ी की एक कुर्सी आगे बढ़ा दिया और चाय बनाने के लिए चूल्हा फूकने लगी। रहने दो, क्यों तकलीफ करती हो? चाय तो आपके साथ कुछ पल बिताने का बहाना है। आइए, पास बैठिए, कुछ हम बातें करते हैं। दोनों बातों में खो गए। नवीन के पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में माँ, दादी और बहन भरा परिवार था। वह एक दलित नौजवान था और मैं पिछड़े तबके से ताल्लुक रखती थी। पर जिन्हें प्यार हो जाता है
वे जाति धर्म नहीं देखते। इस बात की खबर मेरी माँ को हुई तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। हम दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया। मेरे फूफा जी को माँ बुला ली और मेरी शादी शराब भट्टे की मुनि प्यारे लाल से कर दी गई है। मेरी शादी होने की खबर नवीन को हुई तो वह तड़प कर रह गया। मुझे अफसोस इस बात का रहा कि हम दोनों भागकर शादी नहीं कर पाए। सुहाग रात को न चाहते हुए भी हमको पति का इंतजार करना पड़ा था। ससुराल में मेरा छोटा परिवार था। पति और उसकी दादी माँ बाप किसी हादसे का शिकार होकर गुजर गए थे। प्यारे लाल आए दिन तो शराब की बदबू से हमको घुटन होने लगी। आते ही मुझको ऐसे दबोच लिया, वह शेर हो मैं बकरी। मैंने सिसकने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी सुहाग रात नहीं बल्कि मैं एक दरिंदे की हवस का शिकार हो गई हूँ। दादी की अनसुनी आंखों ने ताड़ लिया कि हमारे साथ क्या हुआ है। उसने मुझे हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। प्यारे लाल आदत से लाचार है पर दिल का बुरा नहीं है। मुझको दादी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली। एक दिन शाम को प्यारे लाल काम से लौटा तो रोज की तरह शराब के नशे में डूबा हुआ था। उसने आते ही मुझको पीटना शुरू कर दिया। बेहाया, तूने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तेरा किसी के साथ नाजायज संबंध था। मैं बोली नहीं नहीं। मैंने रोने लगी और कहा यह झूठ है। नहीं, यह सच है, मुझे सब पता चल गया है। वह कहकर मुझ पर लाठी बरसाने लगा। वह तो मुझे मार ही डालता अगर बीच में दादी नहीं आई होती तो। प्यारे लाल, तुम पागल हो गया है, क्यों बहू को मार रहा है? प्यारे लाल बोला, शादी से पहले इसका किसी के साथ नाजायज संबंध था। दादी बोली, चुप रह। तो प्यारे लाल खिसिया कर वहाँ से चला गया। फिर दादी ने मुझको कहा, बहू यह प्यारे लाल क्या कह रहा है कि तुम्हारा किसी के साथ नाजायज संबंध है? नहीं दादी माँ, यह सब झूठ है। यह बात सच है कि किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरा विश्वास करो दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। समय आने पर प्यारे लाल सब समझ जाएगा। कुछ ही दिनों बाद प्यारे लाल दूसरी शादी कर ली और अलग रहने लगा। प्यारे लाल की कमाई से किसी तरह घर चल रहा था। उसके जाने के बाद घर में भूखमरी छा गई। घर का राशन खत्म हो गया। दादी के कहने पर मैं राशन लाने मोहल्ले की लाला की किराने की दुकान पर पहुंच गई। लाला ने चश्मा लगाकर मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। फिर उसकी ललचाई आंखें मेरे उभारों पर जा टिकी। मैंने कहा, मुझे कुछ राशन चाहिए, दादी ने भेजा है। मुझको कहने से संकोच हो रहा था। मिल जाएगा। आखिर मैं दुकान खोलकर बैठे क्यों है? पैसे लाई हो? मैं चुप हो गई। लाला बोला, मुझे पता था कि तुम उधार मांगोगी। मेरा अपना भी परिवार है, उधार दूंगा तो मेरा परिवार कैसे पालूंगा? वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले का उधार नहीं दिया है और अब उधार कैसे दूं? मैंने निराश होकर जाने लगी। लाला ने पीछे से आवाज दी, सुनो। मैंने कहा, जी लाला जी, एक शर्त है, राशन मिल सकता है। बोलो लाला जी, क्या शर्त है? तुम मुझे खुश कर दो। तो मैंने लाला पर चिल्लाई, पागल हो गए हो क्या? सर में नहीं आती। ऐसे बात करते हुए लाला को गुस्सा आ गया। निकलो यहाँ से, पैसे लेकर आती नहीं है, उधार में चाहिए। जाओ कहीं और ले लो। मुझको खाली हाथ देकर दादी ने पूछा, क्यों बहू, लाला ने राशन नहीं दिया क्या? मैंने कहा, नहीं दादी, मुझसे यह भूख और सहन नहीं हो रही है। बहू, घर में कुछ तो होगा। नहीं दादी, कुछ भी नहीं है। जैसा लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगी। मन ही मन मैंने एक फैसला लिया और दादी माँ से बोली, दादी माँ, एक बार और कोशिश करती हूँ, शायद इस बार लाला राशन दे दे। मैंने दुकान पर चली गई और बोली, लाला, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? अपनी इच्छा पूरी कर लो और मुझे राशन दे दो। लाला के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। यह हुई न बात। लाला मुझे दुकान के पिछवाड़े में ले गया
अपनी हवस मिटाकर मुझे कुछ राशन दे दिया। इसके बाद मुझको जब भी राशन की ज़रूरत होती मैं लाला के दुकान पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह मैंने लाला की दुकान पर पहुंची, पर लाला की जगह उसके बेटों को देखकर ठिठक गई। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ, अंदर आ जाओ। मैं बोली, लाला जी नहीं है क्या? लड़का बोला, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। तुम्हें राशन चाहिए और मुझे उसका दाम, इसका मतलब मुझे सब पता है, कहकर मुझको दुकान के पिछवाड़े जाने का इशारा किया। अब तो आए दिन बाप बेटा दोनों मेरे शरीर से खेलने लगे। इसकी खबर मोहल्ले के एक लड़के को हुई तो वह मेरा पीछे पड़ गया। मैं बोली, पैसा दे दो, तेरी भी इच्छा पूरी कर दूं। यहीं से मैंने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इसी तरह हम कई लोगों के साथ सोकर दाम वसूल कर चुकी थी। मेरी दादी को इस बात की खबर थी, पर वह बूढ़ी जान भी क्या करती, यादों से बाहर निकल आई थी। दर्द सहते लंगड़ते हुए भी भीड़ भाड़ वाले इलाके तक आ गई। मैंने रिक्शा रोका और बैठ गई अपने घर की तरफ जाने के लिए। एक हमेशा की तरह मैंने चौक पर खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि तभी मुझे किसी ने पुकारा, पिंकी। मैं ग्राहक समझकर पलटी, लेकिन सामने नवीन को देखकर हैरान रह गई। वह अपनी मोटरसाइकिल पर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नवीन ने पूछा। मैं हड़बड़ा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही हूँ। पिंकी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ नहीं, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, वहीं बात करेंगे। मैं नवीन के साथ नजदीक के एक रेस्टोरेंट में चली गई। पिंकी नवीन से बात की शुरुआत की। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को मना लिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने नापसंद के चलते हम एक होने से रह गए। नवीन, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों के बीच जाति का एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। खैर, अब इन बातों का मतलब नहीं है। वैसे तुम खुश हो ना? क्या करता है तुम्हारा पति? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैं देर चुप रही, फिर सिसकने लगी। नवीन, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने अपनी आप बीती सुना दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, नवीन ने कहा। पिंकी बोली, तुम अभी शादी कर ली? कितने बच्चे हैं? नवीन बोला, एक भी नहीं, मैंने अब तक शादी नहीं की। फिर मैं बोली, क्यों? नवीन ने कहा, क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली। मैं एक बार फिर तड़प उठी। पिंकी, मेरी जिंदगी में अभी भी जगह खाली है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं नवीन, यह मुमकिन नहीं है। मैं पहली वाली पिंकी नहीं रही। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। मेरा दामन मैला हो चुका है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गलत राह पर चल रही हो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें हालत ने इस रास्ते पर चलने की मजबूर कर दिया है। तुम चाहो तो इस राह को अभी भी छोड़ सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच समझकर जवाब देना। इसके बाद नवीन ने चाय के पैसे काउंटर पर जमा किए और बाहर आ गया। मैं नवीन के पीछे हो ली। नवीन के मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी, कहकर नवीन आगे बढ़ गया। हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वक्त मुझे दलदल से निकलने का एक और मौका देगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रही थी कि एक नौजवान ने मेरे सामने अपने मोटरसाइकिल रोक दी। चलेगी क्या? हट पीछे, नहीं तो चप्पल उतार कर मारूंगी। मैं गुस्से से बोली और इठलाती इतराती अपने घर की तरफ चल पड़ी।